मगर डॉलर 15 दिन के अंदर 20 रुपए नीचे आ गया। तो इतनी ताकत है इस छड़ी में, है। खाली उन्होंने ऐसे ही किया था बस, और 20 रुपए नीचे आ गया। एमडीए वाले क्लेम करते हैं कि ये जमीन हमारी है तो हमें पैसे दिए जाएं। ठीक है। सिंध गवर्नमेंट क्लेम करती है ये जमीन हमारी है, हमें पैसे दिए जाएं। और सुप्रीम कोर्ट एंजॉय कर रहा है बैंक में रख के पैसे को कि चलो भाई ये पैसा पड़ा हुआ है, इंटरेस्ट आ रहा है, तो उसको तो वही एक्चुअल पैसे देने हैं। वो कहता है ये मेरी ज़मीन है, वो पूरी स्कीम पे स्टे ले लेता है। अच्छा, जज साहब भी फारिग बैठे हुए हैं। हम यही कहेंगे कि ना तजर्बेकार वकील था, उस वकील को तो मलिक साहब को पहली फुर्सत में फारिग कर। अस्सलामुअलैकुम जी। आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है उन हस्ती को जिनको ये कहा जाता है कि रियल एस्टेट के अंदर कराची में सिंध के जो ज़मीनों का जो इल्म है ये उसके बादशाह हैं, गुरु हैं। बहुत अरसे से काम कर रहे हैं रियल एस्टेट का, रियल एस्टेट बिल्डर्स की फैमिली से हैं, और ज़मीनों के कागजात को समझने में, ज़मीनों के मामलात को समझने में जितनी महारत और जितनी एक्सपीरियंस इनका है वो शायद किसी और का नहीं है। आपने इससे पहले भी हमारे साथ एक इंटरव्यू देखा था, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। पूरी दुनिया से हमें उस पर कॉल्स आई, लोगों ने उस पर फॉलो किया उसको, और बहुत से सवालात पूछे गए। आज के स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं नो अदर देन जुनैद शेखानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है शाह साहब? बस ज़बरदस्त सर, ठीक ठाक। सर मैं आपको बताता जाऊं कि जुनैद शेखानी साहब को आज के शो में हमने जो मदऊ किया है वो एज अ चेयरमैन JRB ग्रुप इनको हमने इनवाइट किया है। सो हम लैंड पे बात करेंगे, और एज अ चेयरमैन जुनैद शेखानी साहब हमें अपने इल्म से थोड़ा सा इनके इल्म से हम इस्तेफ़ादा फरमाएंगे। तो सर कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जुनैद भाई सबसे पहले ये बताइए कि लैंड को लेके, ज़मीन को लेके लोगों के बहुत मसाइल रहते हैं, लेकिन जो बिल्डर हजरात हैं या ऐसा कोई शख्स जो ये चाहता है कि मैं बिल्डर बनूं, एज अ बिज़नेस वो इसको अडॉप्ट करना चाहता है, तो उसके लिए थोड़ी मुश्किल वो समझता है इस मरहले को। वो किसी सोसाइटी में प्लॉट ले लेता है, या किसी DHA में, बैरिया में, या किसी और छोटी सोसाइटी में चला जाता है काम करने के लिए, लेकिन उसके पास पैसे होते हैं, वसाइल होते हैं, वो चाहता है कि मैं खुद एक लैंड एक्वायर करूं, लेकिन उसको सही तरह से पूरा प्रोसेस नहीं पता। तो इस सिलसिले में आप क्या वो सर्विसेज हैं जो वो अगर आपसे कांटेक्ट करे तो आप क्या सर्विसेज उसको मिल सकती हैं? शाह साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा। एक दो इंटरव्यू लेने के बाद आप मेरा ये तीसरा इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं आपको पहले भी अर्ज़ किया था और आज दोबारा मैं वज़ाहत के साथ आपको ये बयान करता हूँ कि ये जो आपने कहा कि कोई बिल्डर डेवलपर है या कोई और फील्ड का आदमी कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो आप ये मशवरा दें कि ये ज़मीन कहाँ लें, कैसे लें जी। और उसमें मैं उन लोगों की क्या मदद कर सकता हूँ। तो बेसिकली मैंने अपना तारुफ तो पहले यही करा दिया था कि मैं वकील भी हूँ, मैं कंसल्टेंट भी हूँ लैंड का, मैं बिल्डर भी हूँ, डेवलपर भी हूँ, और मैं लैंड ट्रेडिंग भी करता हूँ, और पिछले 30 साल से मेरा ये काम है। माशाल्लाह। और आपने इस काबिल समझा कि मुझसे आप कोई मज़ीद मालूमात लें इस बारे में, तो मैं आपका ये सवाल जो कि कोई शख्स अगर ज़मीन ख़रीदना चाहता है तो वो कहाँ पे ले, तो मैं इसको इस तरीके से आपको बयान करना चाहूँगा कि पहले तो इस बात को आप समझ लें कि सिंध के, मैंने आपसे पहले भी कहा था, 29 डिस्ट्रिक्ट है जी और 104 तालका हैं और 6000 तय हैं। बिल्कुल। और इसमें लैंड कैटेगरी है जो कि नाकलास नाकबूली गवर्नमेंट लैंड, स्टेट लैंड कहलाती है, बाकी सर्वे लैंड है, ठीक है। कुछ AVQ प्रॉपर्टी है, पिंजरा पुल की है, वाईचाई की है, बारानी की है, शिफ्टिंग की है, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल की है, एग्रीकल्चर की है, एरीगेशन की है। इन सब चीज़ों को ये 14-15 कैटेगरी है लैंड की।
मगर हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हमारा इदारा आबाद माशाल्लाह पिछले 35-40 साल से है ये जी। इदारा, मगर आज तक कोई भी ऐसी चीज़ आबाद ने भी नहीं की जिससे ये अवेयरनेस बिल्डर डेवलपर को आए और वो क्लाइंट को तहफ़्फ़ुज़ दें। एक तो ये कि अनरजिस्टर्ड जो आबाद के मेंबर है उससे, और अगर कोई अनरजिस्टर्ड मेंबर है तो उसको आबाद से तकलीफ़ होनी भी नहीं चाहिए, बिल्कुल। मगर ये देख लेना चाहिए कि आया वो सही काम कर रहा है या गलत। वो तो अपनी जगह पे है जो मेंबर नहीं है, मगर हमारे आबाद के मेम्बरान भी कुछ ऐसे अच्छे बुरे हर जगह पे लोग होते हैं, बिल्कुल। तो वो भी फार्मेलिटीज़ को फुलफ़िल नहीं करते और वो समझते हुए भी ना समझते हैं, ना समझी वाला काम करते हैं और उसके बाद आबाद के प्लेटफार्म से कंप्लेनें लॉन्च करते हैं कि हमारे ये मसाइल है, हमारे ये मसाइल है, और मसाइल किसी और के नहीं होते, मसाइल इन्हीं के पैदा अपने ही करता पैदा होता है, करता अपने ही होता है। पैदा करता होता है। तो आप ये पूछें कि किस तरीके से, जी। जुनैद भाई, ये तो हो ही नहीं सकता कि एक बिल्डर डेवलपर आबाद का मेंबर हो, वो भी इस तरीके का काम करता हो उसके पास भी इल्म ना हो। इल्म ना हो, तो ये तो नामुमकिन है। तो असल में जो पुराने लोग थे, यानी जैसे मेरे चचा थे अबू बकर शेखानी, इरम डेवलपर्स के हुसैन भाई, भट्ट साहब, रूफ़ी साहब, मुनीर सुल्तान के बिल्डर वाले, अपने मेमार के सेनेटर मज़र साहब, ये गुलिस्तान IBR वाले हैं गुलिस्तान काजिम, जी। आगा बदर साहब, ये अशरफ सईद साहब, ये बहुत बड़े नाम हैं। अब ये जनरेशन का एक गैप आया और अब नई जनरेशन उनने ये चीज़ संभाली है, इनके वालिद की, दादा की जो भी वरासत है या कोई इनका प्लेटफार्म है। कुछ लोग ज़िंदा हैं और जो चले गए, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो वो सब यहाँ पे सलीम ज़की साहब का भी जी। एक बहुत अच्छा नाम था, वो भी अल्लाह के प्यारे हो गए। तो हमारे यहाँ रेवेन्यू एक मिनिस्टर है जो लैंड की तमाम चीज़ें बिल्कुल। उसके कंट्रोल में होती है, जो कि आजकल बहुत ही अच्छे एक्टिव अपने यूनुस ढागा साहब हैं, काम भी कर रहे हैं, जी, ब्यूरोक्रेट्स हैं वो। ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, और अल्लाह ताला ने इनको बहुत इज़्ज़त दी है, बहुत अच्छा जहन दिया है। और भी 2 मिनिस्ट्रियाँ इनके पास है, एक इंडस्ट्रियल और दूसरी रेवेन्यू की, जो कि हैदराबाद में मैंने देखा कि उन्होंने 3 बार विज़िट किया, और वहाँ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो हैदराबाद के प्रेसिडेंट हैं वो मेरे छोटे भाई फारूक शेखानी हैं, उन्होंने एक सिर्फ तजावीज़ पेश की थी उनको बुला के। वो 3 बार हैदराबाद का पूरा स्टाफ से मुराद कमिश्नर हैदराबाद, SSP हैदराबाद, वासा का डायरेक्टर, HDA का डायरेक्टर, काटी का डायरेक्टर, ये सब लेके सब मसाइल प्रैक्टिकली फिज़िकली विज़िट पर गए और ऑर्डर की और कहा कि मैं हर हफ्ते आऊँगा। इसी तरीके से हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ का जो बहुत बड़ा, जो कराची में 70% टैक्स अदा करता है और इत्तेफाक से मिनिस्ट्री इनकी है, जी। तो ये मेमन होने के नाते भी और एक अच्छे ब्यूरोक्रेट्स और ऑनेस्ट होने के नाते भी उन्होंने इंडस्ट्रीज़ के जितने भी एरिया हैं, चाहे वो साइट फ़ेज़ 1 हो, फ़ेज़ 2 हो, नूरियाबाद हो, कोटरी हो, टंडो आदम हो, हैदराबाद हो, उस पर बहुत तेज़ी से वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर वो इस चीज़ में कामयाब हो गए, इनको 6 महीने मिल गए, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरी चीज़ आती है, लोकल गवर्नमेंट के हमारे मिनिस्टर थे नासिर हुसैन शाह साहब, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, मैं उनका कोऑर्डिनेटर भी था। मगर अब मुबीन जुबानी साहब से, जी। जी। वो भी बहुत तजर्बेकार बिल्डर डेवलपर है और हमारी बिरादरी के ही वो बने हैं,
और उन्होंने हमेशा अपने दरवाजे खुले रखे हर बिल्डर डेवलपर के लिए कि कोई भी मसाइल KDA, MDA, LDA, HDA, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, तो 2-3 बार आबाद के मेंबरान गए भी है। उन्होंने ना कि मसाइल सुने बल्कि मसाइल को हल भी किया। बिल्कुल। और आजकल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के DG साहब जो खोड़ो साहब हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से काम भी कर रहे हैं, डिलीवर भी कर रहे हैं। MDA के कोई DG आए हैं, शर साहब हैं, HDA के DG आए हैं, SDA के, HDA के, तो इन सब को लेके मुबीन जुबानी साहब हमारे चल रहे हैं। अब मसला ये है कि आपने जो सवाल किया कि ये सब चीज़ें अपनी जगह पे, ये मैंने एक जी बैकग्राउंड पे आपको बिल्कुल, एक brief दे इंट्रोडक्शन दिया दिया है, ब्रीफ किया जी कि ये 3 चीज़ें हैं कि एक तो रेवेन्यू, दूसरा हाउसिंग यानी लोकल गवर्नमेंट, तीसरी इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री जो कि पाकिस्तान चलता है। और 70% अक्सर कहते हैं, आपने सुना होगा, कराची से चल रहा कि है। कराची से चल रहा है पाकिस्तान। ऐसा नहीं है, पंजाब से भी चलता है, लाहौर से भी, पेशावर से भी चलता है, कोयटा से भी चलता बट एक है। मेजर शेयर कराची का है, मगर मेजर शेयर इसलिए है कि यहाँ पे पोर्ट है पोर्ट है और आबादी भी और सबसे ज़्यादा। आबादी भी सबसे ज़्यादा है। और दूसरा जो कारोबारी हजरात हैं, काफ़ी हद तक इन तीनों सूबों के भी, वो भी यहाँ के काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली मेमन ही काम करते हैं। बैंकिंग सेक्टर बहुत बड़ा है यहाँ पे। बैंकिंग है, स्टॉक का है, बिल्कुल इंपोर्ट का है, एक्सपोर्ट का है, इंडस्ट्रीज़ का है, ये सब है। बिल्कुल। अब हम इस पर आ जाते हैं कि बिल्डर अगर ज़मीन खरीदता है तो इसको ये मालूम होना चाहिए कि आया यहाँ पे मैं इंफ्रास्ट्रक्चर्स कैसे लेके आऊँगा, ठीक है यहाँ पे यूटिलिटीज़ में कैसे लेके आऊँगा, बिजली, पानी, गैस, टेलीफोन, सेवरेज, ये कैसे मैं लेके आऊँगा। ये आज मैं आपको बहुत पते की बात बता रहा हूँ कि ठीक है, मैं भी 30 साल से काम कर रहा हूँ। मैंने भी आउट ऑफ स्कीम लोगों को ज़मीनें भी दिलाई और कंसल्टेंसी भी की और उनके लेआउट फॉरवर्डिंग कराने में, अप्रूव कराने में, NOC कराने में भी उन्होंने मेरी सर्विसेज जी से फ़ायदा उठाया और मुझे मेरी अपनी कंसल्टेंसी भी दी उन्होंने। मगर मेरे को ये था कि ये जो आउट ऑफ स्कीम अगर मैं कोई स्कीम चीज़ें करके दे रहा हूँ या करा रहा हूँ या ये लोग कर रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं, तो ये नोटिफाइड होगा। बिल्कुल। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कराची डिस्ट्रिक्ट पे खाली, ठीक है जिसके 60 डिस्ट्रिक्ट हैं और 18 तालका हैं। ठीक है उसके अंदर इसमें 3 अथॉरिटियाँ काम करती हैं ठीक है जो कि लोकल गवर्नमेंट की है। ठीक है। एक है लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी LDA LDA, एक है MDA मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक है KDA कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इसकी NOC देता है। और 7 जो DC बैठे हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, जी वो वहाँ की जो तालका 18 जो तालका हैं, वो उनके पास है। वहाँ की ज़मीन जो भी होती है वो फॉरवर्ड करते हैं KDA में, LDA में या MDA में। ठीक है HD अपना एक अलग इदारा है। भेरिया टाउन एक प्राइवेट सेक्टर है, गुलशन मेमार प्राइवेट सेक्टर है, गुलशन राबिया एक प्राइवेट सेक्टर है। ठीक है मगर ये इदारे के अंदर जो स्कीम है तो पहले इदारा आता है, ठीक है फिर प्राइवेट आदमी आता है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। अब ये जो स्कीम है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तमाम ज़मीनों का मालिक है पूरे सिंध का। जी बिल्कुल। तो हमारे यहाँ हम इसको लेते हैं एक स्कीम को LDA को, जिसमें हॉक्स पे स्कीम 42 कहलाती है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने उसको 4000 एकड़ ज़मीन दी, ठीक है ऊपर नीचे हो जाएगी जी जी मगर मैं राउंड फिगर में बता रहा हूँ। ठीक है मौज और लाल बखर में। अच्छा, इसके अंदर गोठ भी थे, 10 साल लीज भी थी, 30 साल लीज भी थी, मोरोसी भी थी, क्लेम भी थी। तो उन्होंने बाकायदा सर्वे सुपरिटेंडेंट ने जो समरी इनकी पास हुई, जो भी हुआ सब चीज़ें करके
बाकायदा हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर करके इनको 4,000 एकड़ ज़मीन। ठीक है। जब अथॉरिटी के हाथ में आई तो अथॉरिटी का जो सरबराह होता है वो होता है डीजी। डीजी। इसके नीचे 5 हिस्से हैं। ठीक है। एक टाउन प्लानर होता है, ठीक है। एक चीफ इंजीनियर होता है, एक डायरेक्टर स्टेट होता है, एक फाइनेंस डायरेक्टर होता है, और 5वां मैं शायद ठीक है। भूल गया हूँ। तो वो जब ज़मीन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डायरेक्टर स्टेट से एलडीए के डायरेक्टर हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर करके चीफ इंजीनियर और एक्सचेंज के साथ सर्वे सुप्रिटेंडेंट और वहाँ के वेस्ट आता है तो वहाँ के टप्पेदार से हैंडिंग ओवर कि उसमें बाकी तक कलर करके देंगे। दे लाल बखर है, ये दे मौच है, ये पूरा नक्शा वहाँ पे नोटिफाइड होता है। जो नोटिफिकेशन निकलता है ABCDEF, ठीक है। ये 4,000 एकड़ ज़मीन है। उसमें ज़मीन है फॉर एग्जाम्पल 10,000, मगर 4,000 पे कलर करके ये देते हैं। ओके। वो नोटिफाइड हुई। ठीक है। उस नोटिफाइड का मतलब ये हुआ कि अब जो यूटिलिटी है गैस, बिजली, पानी, सेवरेज, ये सब इदारा करेगा लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिनकी ज़मीनें हैं वो और वो स्कीम के अंदर नोटिफाइड हो गई हैं। यस ओडीसी लेगा। आउटर डेवलपमेंट चार्जेस 234 रुपये हैं, मगर आजकल तो रेट बढ़ गए हैं तो 500 रुपये होनी चाहिए पर स्क्वायर यार्ड्स। उसमें कमेंट रेट होती है, लोगों की ज़मीन 99 भी होती है, किसी सरकारी इदारे को भी दी हुई होती है, ठीक है। हॉस्पिटल के लिए, एमिनिटीज़ के लिए किसी से, मगर वो अपना सबसे पहले एक नोटिफाइड के बाद एक रोड मैप बनाता है। ठीक है। रोड मैप बनाने के बाद वो लैंड यूज़ बनाता है। ठीक है। लैंड यूज़ बनाने के बाद फिर वो कहता है कि भाई ये तो हमारी 4,000 एकड़ ज़मीन है। अब जिसकी 99 है ज़मीन, या जिसकी फार्म 7 की ज़मीन है, या जो कोई कमेंटेड है या कोई गोट है, तो वो उसी सर्वे के मुताबिक वो रोड के ऊपर से, जो मेरा सर्वे नंबर अगर 4 है दे लाल बकर में, उधर रोड बन भी गया है तो मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। वो शिफ्ट हो जाएगी। नहीं, सुने, ये हर अथॉरिटी का अपना एक्ट है और एक्ट 19-20 का फ़र्क होगा। एलडीए का अपना एक्ट है, ठीक है, जो कि सिंध गवर्नमेंट से अप्रूवल होता है। इसी तरीके से एचडीए का भी एक्ट है, एमडीए का भी है, एचडीए का भी है, एसडीए का भी है, और लाड़काना डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी एलडीए लाड़काना का भी है। ठीक है। मगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ज़मीन दी 2 जगहों पे, 2 देह में, जो नोटिफाइड हुआ ABCDEF, उस पर रोड कॉन्सेप्ट बना, फिर लैंड यूज़ बना। उसके बाद उन्होंने अपनी ज़मीन भी जो 4,000 एकड़ दी थी, उधर से भी कोई रोड वोड गुजरा तो उसके अलावा जो अब मेरी प्राइवेट लैंड है, तो मैंने आपसे पहले भी कहा था, और आपके किसी मेरे इंटरव्यू में किसी ने ये कहा था कि मोरोसी लैंड अगर कॉलोनाइजेशन एक्ट 1912 के तहत स्टेट लैंड से एक्सचेंज नहीं हो सकती तो क्या उसका कंपनसेशन मिलेगा? हाँ, पैसे मिलेंगे, उसको गवर्नमेंट देगी, उसके पैसे देगी, ज़मीन देगी। ऐसा नहीं है, एक्ट में लिखा हुआ है कि जो भी वो जो नोटिफाइड हुआ है ABCDEF, जिस पे रोड कॉन्सेप्ट बना है, लैंड यूज बना है, वो एडजस्टमेंट और रीएडजस्टमेंट करके देगा। अब इसका तरीक़ेकार क्या है? अभी तो ये कहते हैं यार बस यहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है कि एलडी अगर रोड बना रहा होता है, वो कहता है ये मेरी ज़मीन है, वो पूरी स्कीम पे स्टे ले लेता है। अच्छा, जज साहब भी फारिग बैठे हुए हैं, सही है, वो स्टे दे देते हैं। पहली हेयरिंग पे अच्छा वकील होता है, करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए लेता है। मेरी जैसा वकील होता है 25 लाख रुपए लेता है, तो वो कहते हैं पहले नोटिस सर्फ होंगे 7 दिन का, फिर कहेंगे 7 वो सामने आए 7 दिन का हमें दें, फिर कोई इलेक्शन आ जाते हैं, कोई हड़ताल आ जाती है, कोई क्या आ जाता है, तो ये कहीं वो काम पूरा हो जाता है। अगर भारी टकरा होता है तो पूरी इसकी, अब वो जिसकी ज़मीन 25-50 एकड़ ज़मीन है, उसने पूरी
स्कीम पे स्टे लेके बैठ गया। अब वो 4,000 एकड़ ज़मीन नो लॉस नो प्रॉफिट पे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने एलडीए को दी, आबादकारी के लिए। आबाद आबाद हाउसिंग के हाउसिंग लिए, के लिए, आबादकारी नहीं, अच्छा। खेती बाड़ी के लिए हाँ, हाँ, नहीं, नहीं, obviously। बंदे बसाने बंदों को के बसाने लिए, हाँ, लिए, बंदे को आबादी को उसके लिए दी। तो वो तो अब वहीं से उन्होंने 60 गज 80 गज 120 गज के प्लानिंग करके बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू KPTR 2020 के हिसाब से 55% रेजिडेंशियल, 5% कमर्शियल एमिनिटीज बना के, एमिनिटीज कमर्शियल ये सब है ने ऑक्शन होते हैं। ठीक है। और ये बेलेडिंग के ज़रिए नो लॉस नो प्रॉफिट पे ये प्लॉट या फ्लैट या ये लोग बंगले बनाते हैं, अथॉरिटी दे देती है। सही है। मगर जो कमर्शियल और एमिनिटीज होती है, जो ऑक्शन होता है, वो जो पैसा आता है वो 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 4,000 एकड़ के लिए डेवलपमेंट के लिए होता है, यूटिलिटीज लाने का पैसा होता है। ठीक है। और उनकी तनख्वाहें या एलडीए का स्टाफ वगैरह जो उनके अखराजात होते हैं वो चलाने के लिए होते हैं। अब जो 6,000 एकड़ ज़मीन है तो वो भी बाउंड है कि वो फिर एलडीए से अपने लेआउट डीसी से टाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से फॉरवर्ड कराएं, ठीक है। और एलडीए के डीजी से अकॉर्डिंग टू बायोलॉज के साथ कैपिटल उसका लेआउट अप्रूव कराएं, ठीक है। साथ में ग्राउंड रेट, स्कूल फीस वगैरह के साथ ओडीसी दें। जी बिल्कुल। हालांकि देनी चाहिए ओडीसी फुल, मगर बड़ी बड़ी मेहरबानी इन अथॉरिटियों का कि वो 25%, बाकी 3 चेक ले लिए अब 4-4 महीने के। ठीक है। अब हमने कोई स्टे आ गया, हमने 4-4 महीने के वो चेक ही नहीं दिए। तो वो 6,000 एकड़ के पैसे ओडीसी के, जो उसको रोड नेटवर्क बनाना है, एक सेवरेज बनानी है, बिजली लाना है, पानी लानी है, वो तो रुक जाते हैं। जाएंगे। दूसरा जो इसने प्लॉट की बिल्डिंग करके बेच दी, उससे जो पैसे आते हैं वो उधर लग जाएंगे कि वो ज़मीन की भी कुछ नॉर्मल फीस पैसे होते हैं जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भी अदा करता है। पीछे भी उसने असल चीज़ जो ऑक्शन होता है वो जो पैसे आते हैं उससे इदारा और इंफ्रास्ट्रक्चर यूटिलिटीज आती है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बिल्कुल। अब एमडीए एक्ट में, केडीएडी एक्ट में ये लिखा हुआ है कि जो नोटिफाइड एरिया में जो लैंड आएगी वो बाउंड है एलडीए इसको एडजस्टमेंट और रीएडजस्टमेंट करने का। ठीक है। ये कॉलोनाइजेशन एक्ट के तहत आप बोलेंगे कि अभी तो जुनेद भाई आपने ये बोला कि ये नहीं हो सकती, ये आउट ऑफ स्कीम नहीं हो सकती। अच्छा। आप समझे, अगर जैसे नोटिफाइड है स्कीम पे, ये जो सुरजानी केडीए की मइयो का 25% हिस्सा, जाम चाकरों का 50% हिस्सा, सुरजानी का पूरा, तो दे मइयो का जो हिस्सा है जी, जो दे मइयो का जो हिस्सा है वो नोटिफाइड है, तो उसका उसमें जो सर्वे नंबर आएगा तो वो एडजस्टमेंट रीएडजस्टमेंट हो जाएगा। उसी मइयो का 75% हिस्सा है वो एडजस्टमेंट रीएडजस्टमेंट नहीं होगा। जो स्कीम 41 में आ गया, जो 41 में आ गया वो मइयो का वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा, मइयो का या जाम चौकरा का, ठीक है। वो तो एडजस्टमेंट रीएडजस्टमेंट हो जाएगा। वो इसलिए नहीं होगा, वो कॉलोनाइजेशन एक्ट उस पर लगेगा। 75% जो मइयो का जो, और अगर कल को वो किसी स्कीम में आ गया तो फिर उस पे वो आ गया तो फिर वो नई स्कीम होगी जी। कि उसके साथ शाईशिप लग जाए, ठीक है, माई गाड़ी लग जाए, कोई दूसरी स्कीम बने, तो वही चीज़ इस पे अडॉप्ट होगी। बिल्कुल सही। तो ये आप कंफ्यूजन से दूर कर लें कि नोटिफाइड एरिया के अंदर सर्वे लैंड जो है वो एडजस्टमेंट रीएडजस्टमेंट हो सकती है, एमडी एक्ट है, ठीक। बिल्कुल। अब आप कहेंगे कि आपने पिछले दफ़ा मुझसे सवाल किया था कि बहरिया टाउन का ये क्या मसला हुआ। हाँ। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था
कि बहरिया टाउन का कोई मसला नहीं हुआ था। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एमडीए को 9 दे में हाँ 14,000 यानी मैं राउंड फिगर बता रहा हूँ, 15,000 एकड़ जमीन दी थी। 16 वो कहते हैं तकरीबन। मुझे ठीक पता है। है, नोटिफिकेशन है। सही है। 9 दे में, सुन ले कितने दे में, 9 दे के अंदर 9 दे के अंदर 15,000 एकड़ जमीन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने किसको दी? बहरिया को। बहरिया को नहीं दी, मली डेवलपमेंट। एमडी के पास गई। हाँ ठीक है। अच्छा, अब इन दे के अंदर जो 9 दे में दी थी वो यकजा नहीं थे दे। ते अमलानो हैदराबाद जाते हुए राइट पे आता है, ठीक है। काठोड़ लेफ्ट को आता है। अब ये हो सकता था कि हर दे के, यानी जो दे के अंदर ज़मीन मिली थी उस 9 दे को नोटिफाइड करते, यानी दे काठोड़ है तो ये एक स्कीम होती, ठीक है। जैसे स्कीम 45 है ना, ठीक है। तो ये स्कीम 45/1 हो जाती। ठीक है। इसी तरह का कोंकर में है तो ये हो जाती एक स्कीम 45/2 हो जाती। ठीक है। स्कीम तो आई नहीं वहाँ पे। स्कीम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जिस दे में जमीन दी तो वो नोटिफाइड हो गई, नोटिफाइड हो गई। वो दे पूरी नोटिफाइड, हालांकि बिल्कुल ठीक दी है। उसमें जमीन है तो वो तो एक ही दे है ना। ठीक है। तो एक दे में एक जगह पे तो रोड रास्ते या ये चीज नहीं बनेगी, सुपर हाईवे से ही सही है। बनेगा ना। जी, बिल्कुल। अब जैसे काठोड़ सुपर हाईवे से लेके पीछे तक आता है, पीछे की जमीन दी तो आगे की जमीन पे क्या इंक्रोचमेंट होगा, गोठ बनेंगे, लैंड माफिया आगे कब्जा करेगा? नहीं, वो पूरा दे नोटिफाइड होगा। ठीक है। इसके बरस मलिक साहब, अल्लाह उनको सेहत दे, आजकल इनकी सेहत जी। थोड़ी नॉर्मल रहती है, ऊपर नीचे होती है, दुबई में है, खैरियत से है, सेहतमंद है। उन्होंने पंजाब में काम किया खाली, किसी ने मेरे जैसे ने उसको उनको मशवरा दे दिया कि बाबा सिंध में आए, कराची चलो, बड़ा पैसा आप है। कराची में। पैसा वैसा तो उनके पास बहुत है, देखा भी है, ऐसा नहीं है, पैसे के लिए नहीं आए थे, अवाम बड़ा को काम करो। फैसिलेट हाँ, करने आए बड़ा थे, काम करो वहाँ। बनीनो इंसान को आबाद करने के लिए आए थे, कराची को डेवलपमेंट करने के लिए आए थे। वरना वो जितने ताकतवर है वो तो पूरे कराची में कहीं भी कब्जा करके माल बेच देते हैं, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। आज मैं आपको ये इंकिशाफ कर रहा हूँ कि उन्होंने कराची के 93 दे में से 39 दे में इन्होंने 20,000 एकड़ ज़मीन खरीदी। अच्छा। कितनी? 20,000 एकड़्स। 20,000 एकड़ ज़मीन मोरोसी लैंड खरीदी, या ना तजर्बेकारी की बुनियाद पे या कोई नीचे वालों ने कोई इनके साथ मिसगाइड कर दिया। मिसगाइड करके 2 नंबरी करके इस 20,000 में 2-4 हज़ार एकड़ या 3,000 एकड़ मिसयूज हो के, मतलब ख़राब ज़मीन उनको दिला दी। तो इसका मतलब नहीं हुआ कि 20,000, 17,000 एकड़ तो पक्की इनकी बगैर लिटिगेशन के है, ये मेरे इल्म में है। ठीक है। मैं इसको दावे के साथ कहता हूँ 17,000, बहुत ज़्यादा 3,000 पे आ सकता है कि किसी ने पैसे किसी को दिए हों, कोई ज़मीन, जैसे शाहीशिप में उसने मुझे ज़मीन बेची 5 करोड़ की है, मुझे मेरे से उसने 25 लाख 50 लाख लिए। अब मलिक साहब ने उसको पूरे पैसे दिए, NOC 4 सेल निकली, सेल डीड हुई, मोटेशन हुई है, मलिक साहब की हो गई। सही। अब मैंने कहा कि भाई इसमें तो पैसे मैंने दे रखे थे, मैं कोर्ट में गया, मैं स्टे ले रहा हूँ। अब वो तो मेरा और प्राइवेट आदमी का झगड़ा है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ तो आपकी बात अगर मैं देखूँ तो आप कह रहे हैं कि मरूसी ज़मीन खरीदी मलिक साहब ने। बिल्कुल। आप एक छोटी सी ब्रेक। अच्छा, नहीं, यहाँ मैं जुनैद भाई अगर आपकी बात देखूँ, आप कह रहे हैं कि 17,000 एकड़ तो बिल्कुल सही ज़मीन मलिक साहब के पास है। इसका मतलब है कि ये उन्होंने मरूसी ज़मीन खरीदी लोगों से पैसे देके, प्राइवेट जी लोगों जी से। जी अखबार में तो फिर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उनके हाँ, ऊपर ये किस चीज़ की, मैं आता हूँ इस पे आता हूँ। वो वापस से कीमत आप वहाँ अदा आप कर रहे हैं। मेरी ब्रीफिंग में सर। या मेरे बयान में या मेरे जवाब में आपका सवाल
खुद ही जवाब मिल जाएगा। खुद ही जवाब मिल जाएगा। आपका एक सवाल नहीं, आपके जहन में अगर 25 सवाल होंगे बैरिया टाउन के लिए या मलिक रियाज के लिए, उसके जवाब ये मेरे बयान में आ जाएगा। ठीक है। वरना आमद हो रही है ना मुझे, सर। आमद, मेरा तसलसल टूट जाएगा ना। अगर आप बीच में बोलेंगे तो मेरा तसलसल टूट जाएगा। आपको कुछ बोलना है तो आप लिख लें ठीक है। कि ये जुनैद भाई से सवाल करना है, शेखानी साहब से सवाल करना है, मिस्टर शेखानी से सवाल करना है, जो भी समझ लें। अच्छा, बहरहाल सर, वो 17,000 एकड़, यानी मैं तो 20,000 ही कहूँगा अभी फिलहाल, उन्होंने किसी वकील ने या किसी ब्रोकर ने या किसी एजेंट ने या किसी कंसल्टेंट ने या इतने बड़े बड़े वकील इन्होंने रखे हुए हैं, या लैंड का काम, किसी ने इनसे ये नहीं कहा कि जी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने तो 9 डे में लैंड खरीद के निकाल कर इनको एबिलिटी एमडी को दी है, आपने 39 डे में ज़मीन खरीदी है। तो यही 15,000 एकड़ ज़मीन, हम इसको थोड़ी देर के लिए ऐसा कर लेते हैं, 17,000 एकड़, सॉरी, यही 17,000, 20,000 में से 17,000 एकड़ ज़मीन, इसको एडजस्टमेंट रीएडजस्टमेंट करनी है। ठीक है। अगर 9 डे में होती तो 9 स्कीमें होती, जी। जैसे मैंने कहा ना 45/1 2 3 4 5 6 9, मलिक साहब की 17,000 एकड़ ज़मीन, वहाँ इन्हें एडजस्टमेंट रीएडजस्टमेंट हो सकती थी। ठीक है। ठीक, तो वो 39 डे की ज़मीन बैरिया टाउन 4 डे पे मुश्तमिल है। 5 डे तो बाहर जो ज़मीनें हैं जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एमडीए को दी थी, वो 39 डे की लैंड को यहाँ एडजस्टमेंट रीएडजस्टमेंट किया कि भाई ये एमडीए एक्ट है, मगर ऐसा नहीं था। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 9 डे के अंदर लैंड दी थी। 43 डे में, 43 डे का मास्टर प्लान, एमडीए मास्टर प्लान फेज़ 1 और फेज़ 2 बनाया ज़रूर, मगर उसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 43 डे में लैंड नहीं दी थी। अच्छा। अगर मेरे से उस वक्त मशवरा किया जाता, मैं एक बड़ी अहम शख्सियत का नाम नहीं लूँगा, सिंध की बहुत मोअज़्ज़ज़ शख्सियत थी, उन्होंने मुझे बुला के कहा था कि यार मलिक साहब को एक मशवरा चाहिए, ये फंसे हुए हैं, इसको किस तरीके से। मैंने कहा ठीक है सर, आपका हुक्म, सर आँखों पे। उन्होंने मुझे ब्रिगेडियर हयात साहब के पास भेजा और मलिक साहब से बात भी कराई थी। मलिक साहब ने कहा आ जाना, मैंने कहा ठीक है। मैं चला गया क्लिफ्टन पे, इनका जो दफ्तर है। मलिक साहब तो चले गए, ब्रिगेडियर हयात साहब से मेरी मुलाकात हुई बाकायदा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जी आप क्या फरमा रहे हैं। मैंने कहा मैं कोई चीज़ फरमाने नहीं आया, कोई चीज़ देने आए हैं। मैंने कहा कोई चीज़ देने भी नहीं आया। मुझे तो एक इतनी अहम शख्सियत जो उसकी मैं दिल की गहराइयों से इज़्ज़त करता हूँ, और वो मेरे मोहसिन भी है और मेरे बड़े भी हैं, विदाउट कमर्शियल, विदाउट कोई कंसल्टेंसी के, उन्होंने कहा था कि यार ये मसला है, आप थोड़े वो हेल्प कर दें, हेल्प support कर दें। सही है। तो छोटा मुँह बड़ी बात, मैं कहा मलिक साहब, मैं कहा, मैं गया तो हयात साहब ने मुझसे कहा कि आप क्या। मैंने कहा नहीं, मलिक साहब कहाँ हैं। कहा मलिक साहब तो चले गए। तो मैंने कहा मैं भी चलता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, वो जो आप कुछ बताना चाह रहे थे। मैंने कहा मैं मलिक साहब को ही बताऊँगा। मैं कसम नहीं खाता, कसम खाने वाला झूठा होता है। अगर मलिक साहब बैठे होते या मलिक साहब उस वक्त मुझ पर फ़ोन पे बात कर लेते तो मैं ये ब्रीफ कर देता, इनको ये फार्मूला दे देता कि मलिक साहब आप जितना बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम किया, मैं 30 साल से काम कर रहा हूँ, मगर यहाँ पे जो एक ब्लेंडर मिस्टेक हुई है, एमडी एक्ट के मुताबिक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 9 डे में ज़मीन दी है, आपने 39 डे में लैंड खरीदी है। ये लैंड यहाँ पे एडजस्टमेंट रीएडजस्टमेंट नहीं हो सकती, जो कि आपने कर ली है, और जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने आपको 4 खरब 60 अरब रुपए की पेनल्टी लगा दी है। पेनल्टी नहीं लगाई,
प्लेंटी नहीं लगाई अच्छा, यार ये। कीमत वसूल कर रहा है उसकी। कीमत वसूल की। और इस दो हाथों से सलाम है हमारे साबिक चीफ जस्टिस निसार साहब का, यही नाम था शायद, जस्टिस आई डोंट नो सर, मुझे भी चीफ याद जस्टिस नहीं। निसार हाँ, साहब सर। थे, साकिब जिन्होंने निसार साहब। साकिब निसार साकिब साहब, निसार हाँ, साहब। साकिब निसार साहब में बोल, इनको दो हाथों से 3 बार सलाम है मेरा कि वो उन्होंने कहा कि ये 16,000 एकड़ ज़मीन 4 खरब 60 अरब रुपए दे दो। पहले उन्होंने मांगे 10 हालात, अरब, हाँ, ऐसे ही है। 10 खरब मांगे, फिर फैसला हुआ, ये हुआ। अच्छा, मलिक साहब भी बिल्कुल मेरी तरह सीधे साधे, सूफी आदमी है, सूफी हाँ, मलंग हाँ, बाबा, मैं तो कहता हूँ इस सदी का वो फरिश्ता है, वो इसने यस कर दिया। अरे भाई, ये जो मलिक साहब को जो पहले 39 डे की ज़मीन इनको यहाँ पे एडजस्टमेंट या री एडजस्टमेंट करके दी, पहले तो वो गलत थी। तो आपने इसकी कीमत वसूल कर ली, मगर उस 4 दे में किसी की 99 साला लीज ज़मीन थी, किसी की मोरोसी लैंड थी, उसका फैसला नहीं किया। मलिक साहब अपनी जगह पे 1% नहीं 1000% सही है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने वो एरिया उनको अलाट कर दिया, सही, पैसों से, फ्री में नहीं, बिल्कुल ऐसे। फ्री में नहीं किया, पैसों से किया। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब का जस्टिस साकिब निसार इस चीज के जिम्मेदार है कि उन्होंने दूसरों की ज़मीन इनको अलाट कर दी। और ब्यूरोक्रेसी को क्या चाहिए था, बाहुकम सुप्रीम कोर्ट 16,000 एकड़ जमीन, 17,000 एकड़ ज़मीन अलाट करके दे दी। अब मलिक साहब वहाँ पे बड़े उससे प्लानिंग करते हैं, ठीक, प्लानिंग करने के बाद अब वो एमडीए की लैंड तो नहीं हुई, तो अब वहाँ का जो 4 इन्होंने नक्शे शुरू में पास कराए थे, तो ओडीसी भी एमडीए को दे दी, जो कि उनकी अमानत है एमडीए वालों के पास। सही है, ये तो अब प्राइवेट हो गई ना। सही है। अब ये रोड रास्ते जो भी बने हैं वो एमडीए ने तो नहीं बनाए, वो तो मलिक साहब ने बनाए हैं। बिल्कुल ऐसे। और ये एमडीए की लैंड, एमडीए वाले क्लेम करते हैं हाँ, कि ये ज़मीन हमारी है तो हमें पैसे दिए जाएं। ठीक है। सिंध गवर्नमेंट क्लेम करती है ये ज़मीन हमारी है, हमें पैसे दिए जाएं। और सुप्रीम कोर्ट एंजॉय कर रहा है बैंक में रख के पैसे को कि चलो भाई ये पैसा पड़ा हुआ है, इंटरेस्ट आ रहा है, तो उसको तो वही एक्चुअल पैसे देने हैं, और वो जो भी खर्चा आ रहा है तो वो निकल आएगा। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये अभी नया केस आजकल में, यानी आज ही मैंने 3-4 खबरें देखी, गेम शुरू हो गई है अब। बहुत अच्छी, यानी मतलब आप क्या कहें कि न्यू डेवलपमेंट न्यू डेवलपमेंट है कि मैं कौन, मैं खामखा, किसी को कुछ पता नहीं। एक किस्सा मैं सुनाऊं, मगर जी, जी। बहुत मैं उसको तमीज़ के सर। दायरे में, कि शेर, एक जंगल का बादशाह था शेर, उसके साथ शेरनी रहती थी, किसी ने शेरनी को छेड़ दिया। बादशाह सलामत जो थे, शेर बादशाह, वो बड़े गुस्से में, उन्होंने कहा जितने भी है पेश हो भाई, मेरी शेरनी को किसने छेड़ा, इसकी इतनी हिम्मत। इसकी हिम्मत। तो वहाँ पे गीदड़, चीता और दूसरा कोई जानवर वो आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। तो 3-4 चूहे यहाँ भागे, कभी वहाँ भागे, कभी छत पे जाए, कभी नीचे आए। और उन्होंने कहा कि यार ये क्यों परेशान है, ये क्यों भागा भागी कर रहे हैं। तो उनसे पूछा कि क्या बात है, आप परेशान क्यों, क्या हो गया। कहता आपको मालूम नहीं है, शेर बादशाह है ना बहुत नाराज है। कहता क्यों। कहा शेरनी को किसी ने छेड़ दिया है, तो सबको दरबार में बुलाया है। तो कहा भाई दरबार में बुलाया है, छेड़ा है, सब बात सही है, मगर आप क्यों परेशान है। कहा सूबे में हमारा भी नाम है। क्या कहा, सही है। अब कहाँ मलिक साहब हाँ, और कहाँ ये
जो एतराज़ात कर रहे हैं किस तरीके से कर रहे हैं, जिसमें मैं माजरत के साथ हमारी जो अदलियाँ हैं, मलिक साहब के वकील हैं, ये एडवोकेट जनरल है, इनको असल चीज़ मालूम ही नहीं है कि मसला क्या है। जो हो चुका है पहले मसला, जो हो हाँ, चुका उसको है, ठीक किया जा सकता था। ठीक किया जा सकता है, ठीक हो सकता है और ठीक होगा। अब लोग इंतज़ार में हैं। बेरिया टाउन 10 करोड़ से 2 करोड़ पे आए। भाई वो मलिक साहब है, वो 10 करोड़ से 15 करोड़ रुपए ले जाएगा, हाँ, वो 9 करोड़ 99 लाख रुपए नहीं करेगा। अल्लाह उसको सेहत दे। हाँ, फिर उनके साहबजादे हैं, हाँ, अली साहब, अली रियाज, हाँ, और एक इनके कौन है, शायद कुरैशी, शाहिद कुरैशी साहब है, जो मार्केटिंग के कंट्री हेड है इनके पास। कंट्री हेड है। कहते हैं मैं पाकिस्तान करने में दुनिया का बादशाह आदमी हूँ। माशाल्लाह, अल्लाह उनको और इज्जत दे। बहुत इज्जत है। और कहते क्या है कि कराची वाले तो कुछ भी नहीं है, ये तो पंजाब से जो ब्रोकर आए हैं, इन्वेस्टर आए हैं, उन्होंने कराची को 4 चांद लगाए हैं। मैं हल्फिया बोलता हूँ कि 60-50% तो मेमन इस्माइली, बिल्कुल गुजराती, बोरी की इन्वेस्टमेंट है बिल्कुल ऐसे, या फॉरेन Overseas, इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल ऐसे। एक मजमे में उन्होंने अलल ऐलान कहा था कि भाई ये है। अच्छा, इसके बरक्स वीडियो मौजूद है यूट्यूब पे इधर उधर, कि वो हर स्टेट एजेंसी पे जाके वो केक काटते थे। आप देख लें 100 स्टेट एजेंसियों पे गए जिसमें 75 मेहमान की है, और कहते कि पंजाब के वाले आए थे। और भाई 25 स्टेट एजेंसी है जो पंजाब वालों की ऐसा थी। ही ऐसा ही है सर। एक छोटा सा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड मेरे जहन में आ रहा है, वो ये है कि अब पैसे सुप्रीम कोर्ट के पास पड़े हुए हैं, ज़मीन की कीमत जब तक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को नहीं मिली, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर चालान जमा नहीं हुआ, तो उसकी लीज कैसे हो पाएगी? हम कुछ अलग चले गए थे, हम दोबारा असल उस पे आ जाते हैं। मलिक साहब का ये सवाल या उनके वकील का ये सवाल कि हमें तो फॉर एग्जांपल में राउंड फिगर कि हमें 12,000 एकड़ मिली है, बिल्कुल, हम 17,000 एकड़ के पैसे का कैसे दें? कैसे दें? ये इनसे एक ब्लेंडर मिस्टेक हो गई इनके वकीलों से। वहाँ पे नीचे है ना जज साहब के, मेरी तरह कोई रीडर बैठा हुआ था, वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की वेबसाइट पे गया, टका करके बेरिया टाइम की एनओसी निकाली, जो कि 17,000 16,868 बिल्कुल एकड़ पे मुश्तमिल थी। वो जस्टिस साहब को दे दी। जस्टिस साहब ने कहा कि आप क्या सोए हुए थे? इस ज़मीन का आपने लेआउट बनाया, इस ज़मीन का ये चीज़ की, ये चीज़ की, ये चीज़ की, अब आप कह रहे हो ये। अब यहाँ पे हम यही कहेंगे कि ना तजर्बेकार वकील था, उस वकील को तो मलिक साहब को पहली फुर्सत में फारिग कर देना सर। एक और भी इशू उस वकील ने उठाया वहाँ पे, उनके लॉयर ने ये कहा है कि ये जो ज़मीन आपने दी है बैरिया टाउन को, इसको आप उस सेट पे दें जिस सेट पे आपने डीएचए को ज़मीन दी है। तो हमसे जो पैसे लिए जा रहे हैं वो तकरीबन कोई 450 अरब ज़्यादा लिए जा रहे हैं। अगर यही ज़मीन डीएचए के पास जाती तो 450 अरब कम होता एज़ पर। आप डीएचए को, ये एक डिफेंस का इदारा है जो हमारा पाकिस्तान का एटमी मवाद इनके पास है, उनकी हिफाजत करनी है, 7-8 लाख जो फ़ौज है वो चलानी है। अक्सर लोगों से मैंने सुना है कि फ़ौज तो बिजनेसमैन हो गई है, कि वो कपड़े का भी काम कर रही है। भाई कपड़े का काम नहीं कर रही, वो कपड़े के काम में जो पैसे लगते थे ना, वो अपनी वर्दियाँ बनाने के लिए इन्हीं जगहों से पैसे लगा के अपने इदारे को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। कोई स्कूल खोल रहे हैं तो उन्हीं के बच्चे किसी दूसरी जगह पे जाके प्राइवेट उसमें पैसे देते थे, तो उन्होंने अपने उसके लिए बनाए। तो उन्होंने कोई चीज़ जिसके उन्होंने की है तो वो तो है फौजी, मगर फौजी के बच्चे हैं, मगर इससे पहले वो पाकिस्तानी है ना। अगर कोई काम इन्होंने उस इदारे ने ऐसा किया हुआ है या कर रहा है, तो वो अपने बजट को
जैसे 100 रुपये का बजट है तो वो 50 रुपये पे लेकर इसी तरीके से आया है, वरना पाकिस्तान की जीडीपी या इंपोर्ट या एक्सपोर्ट तो ऐसी नहीं है तो आगे इतनी जिससे बड़ा हमारे 7 लाख की फौज जो है लेके चलो। वो संभल गए ठीक है, और वो एटमी मवाद को हिफाजत कर सके। बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है। चलो हम कहीं और चले जाएंगे। हाँ सर, हम यहाँ पे आ लीज कैसे जाते दे बैरियर टाउन? हाँ, बैरियर टाउन को लीज ऐसे दे कि पहले तो माजरत के साथ मलिक साहब को भी चाहिए कि उस जोरंड यानी उस एरिया में 17,000 एकड़ में जिनकी प्राइवेट लैंड है, हाँ, उनको या तो ज़मीन उनसे खरीदे ठीक है, या फिर कहीं साइड पे कंपनसेट करके दें इनको, अगर वो बेचना नहीं चाहते हैं अपने उसी में से। और वो पैसे जो वो ज़मीन कम हो, जो प्राइवेट इतनी ज़्यादा है भी नहीं, कोई मेरे ख्याल में 1,000-1,500 एकड़ होगी। ठीक है, गोट है जैसे, वो क्या कहते हैं उसको इस तरीके से उसको बाउंड्री वॉल बनाई भी है, करी है कि भाई यहाँ पे ये जो करना चाहे करें, मगर वहाँ पे तो गोट ही होता है। ठीक है। अब ये तो नहीं हो सकता कि मलिक साहब 30 करोड़ की कोई चीज़ बेचे और वो 30 लाख की बेच रहा हो, तो फिर मलिक साहब ने इतना बड़ा जो हाँ, ताजमहल बनाया तो उस गोट वाले के लिए तो नहीं बनाया। बिल्कुल ऐसा। तो कहने का मतलब है कि और मलिक साहब ये रकम जो 4 खरब 60 अरब रुपए देने, मेरी नॉलेज के मुताबिक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को दे, वो कोर्ट ने ये 20,000 एकड़ ज़मीन को प्लेज किया हुआ है। सर ये थोड़ा सा वजाहत करें। 4 खरब हाँ, 60 अरब रुपए के अगेंस्ट ठीक है, जब तक वो नहीं भरेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने उसे प्लेज किया हुआ है। अच्छा, उस पर मलिक साहब कोई काम नहीं कर सकते। 20,000 एकड़ पे ना वो बेच नहीं सकते। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध तो सेफ है। अगर मलिक साहब आज इस ज़मीन पे बैठे हुए हैं, भले ना 20,000 एकड़ है उनके पास, 25,000 एकड़, किसी के कहने पे 40,000 एकड़ है, तो भाई सर्वे सेटलमेंट पाकिस्तान सैटेलाइट के ज़रिए पाकिस्तान सर्वे भी है सब। मलिक साहब कोई लैंड ग्रैबर थोड़ी है। मलिक साहब वो कीमत अदा कर देंगे मेरे ख्याल में। तो मैं नहीं समझता कि मलिक साहब इतना बड़ा काम में कोई यानी सफ़ेद दूध में मैंगनी डाल दे, ऐसा मैं नहीं समझता। बहुत अच्छा विज़न है, बहुत अच्छा एक्सपोजर है, IQ है, EQ है। इनके नौजवान जो बेटा है अली, उसमें भी वो है एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स हैं उसमें। माशाल्लाह। हाँ, आप समझे? बिल्कुल। तो ये चीज़ें बिल्कुल बेकार है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ एक्शन ले लिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने NOC कैंसिल कर दी। अरे भाई, जो NOC उसने बेचारे ने NOC क्यों ली कि लोग कहते थे कि भाई ये इसने अपने बायोलॉज बना रखे थे बहरिया ने जी। ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से नहीं है। तो भाई उसने क्या कहते हैं 16,000 जितनी ज़मीन मिली थी बेचारे ने, उसी के तहत उसने NOC ले ली। अब उसके पैसे दिए नहीं दिए ये डिपार्टमेंट का मसला है कि उस बेस पे वो कैंसिल कर रही है नहीं कर रही, तो इसका मतलब नहीं है कि बहरिया टाउन ख़त्म नहीं हो सर, गया। लेकिन नहीं, बहरिया तो बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकता। सारी बात है, इतना बड़ा काम, और आप ही जैसा कहते हैं कि, और बिल्कुल सही बात है कि कराची के बिल्डर इतना बड़ा काम नहीं कर सके जो उसने करके दिखा दिया आके, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन सर बात यह है कि एक 120 गज के मकान वाला बंदा, जो प्लॉट वाला बंदा है, वो अपनी सब लीज़ कैसे लेगा बहरिया से जब तक उसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से लीज़ नहीं मिलेगी उसको? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत ही अच्छा सवाल किया। मैं अगर मलिक साहब का वकील होता या मैं मलिक साहब की जगह होता, अकल किसी की मेरास नहीं है, ठीक, मेरी नाकस और फितरत के मुताबिक कानून बनता है। बिल्कुल। मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि 17,000 एकड़ ज़मीन हमने आपको अलाट की, इतने पैसे देने हैं। ठीक है। उसके अगेंस्ट 20,000 एकड़ ज़मीन मेरी प्लेज है। मैं सेल डीड के पास उसी आर्डर को ठीक है। सेल डीड बनाता, उसमें सुप्रीम कोर्ट का ये आर्डर है ना, मैं लिखता सेल डीड के अंदर, ठीक है। उसका FBR की जो वैल्यू है उसकी स्टैंपिंग कराता,
और मैं कोर्ट में जाके ये कहता कि मुझे आज नहीं तो कल ये पैसे देने हैं, इस आर्डर के तहत मैं सेल डीड कर रहा हूँ, आपके आर्डर के मुताबिक जो ज़मीन मुझे अलाट की गई है मैं सेल डीड कर रहा हूँ, ठीक। या ये पूरी की पूरी ज़मीन 17,000 एकड़ ज़मीन है, इसकी स्टैंपिंग दे के, वो तो अलाट हुई है ना, अलाट हुई है इसको, वो तो स्टैंपिंग, ये तो बेच रहे हैं, उसका मोटेशन लेना चाहिए मलिक साहब को, ठीक है, डीसी वेस्ट से क्या लेना चाहिए, म्यूटेशन, कि मुझे बाहुकम 17,000 एकड़ सुप्रीम कोर्ट जो अलाट हुई है, जिसका मैं 4 खरब 60 अरब रुपए में पे करने के लिए मेरा ये शेड्यूल बना है, उसके तहत वो फॉर्म 2 पे ये वो लिखेगा मुख्तियार कार कि भाई बाहुकुम सुप्रीम कोर्ट 17,000 एकड़ ज़मीन बहरिया टाउन को दी गई, ठीक है, 4 खरब 60 अरब रुपए के अगेंस्ट, और इसका स्केच लगाते हैं, ठीक है, और इसमें ये, इस पर नोट पे ये लिख देते हैं, ये लिखना भी चाहिए टपेदार को, वहाँ के डीसी एसी मुख्तियारकार को, कि इसमें इतने सर्वे लैंड आती है 17,000 एकड़ में, ठीक है, जिसमें जैसे 1,000 एकड़ आती है तो भाई 200 एकड़ मलिक साहब ने खरीदी, 800 एकड़ ज़मीन ये प्राइवेट लैंड है जिस पे मलिक साहब प्लानिंग नहीं कर सकते, ठीक है, वो उसका कंपनसेट ये वो दे या उसकी कीमत दे, और इस तरीके से वो जो पूरी लैंड जो है हाँ, वो जो डिस्प्यूट लैंड है, वो नोट पे लिखा हुआ है कि भाई ये 800 एकड़ या 500 एकड़ किसी की है, तो उस पे तो नहीं हो सकते। ठीक है। तो मलिक साहब क्या करते हैं, 17,000 एकड़ की प्लानिंग में हाँ, उन जगहों पे प्लानिंग नहीं करते, एमिनिटीज ले आते तो हैं। ये मोटेशन हो गया। सही है। उसी मोटेशन के तहत फिर उन्होंने मुझे प्लॉट बेचा 500 गज का कमर्शियल जिना एवेन्यू पे। ठीक है, मुझे कहते कि भाई वो इसी मोटेशन पे मेरी सेल डीड होती, मैं स्टैंपिंग देता एफबीआर के हिसाब से, और जाके मैं उस सेल डीड्स के होने के बाद मैं मोटेशन करा लेता, तो मैं मालिक हो गया ना, लीज राइट आ गए ना मेरे बैंक पास, एग्री कर लेता उस चीज बैंक उस पर लोन भी देता। ठीक है। मुझे समझ नहीं आती मुशीरान कौन है? कि मुशीरान कौन है। जब एक किस्सा है ना, जब हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसके मुशीर थे? रसूल पाक के। रसूल पाक के। तो क्या कि वो जब तक तो निज़ाम बहुत अच्छा चलता था ये वो, अब आप यानी इस मनसब पे आए हैं, हाँ, तो ये गड़बड़ कैसे हो रही है? तो कहा कि भाई उसका मुशीर मैं था, अब मेरे मुशीर कोई और है। लोग हैं। तो ये मलिक साहब के जितने मुशीर हैं ना, ये सब के सब है ना मलिक साहब को। क्योंकि अब हाँ, बिल्कुल सही करेंगे भाई, जब ये चीज़ मैं नहीं साफ हो बात रही- कर रहा हूँ, हाँ, मैं किसी वकील को भी नहीं जानता, किसी मुशीर को भी नहीं जानता। शाहिद कुरैशी साहब को तो इसलिए जानता हूँ कि वो केक पे केक काटते हैं, तस्वीरें आ रही होती है, तस्वीरें आ रही होती है, उसको जानता हूँ, उनके बेटे को जानता हूँ। नहीं, बाकी अब तो मैं सूरत तीसरा ये था कि 460 में से तकरीबन बहरिया टाउन 60-65 मेरे में दे भी चुका होगा। यार पैसे 15% अमाउंट जा देखे, चुकी मेरी है। बात सुनो, 15% गई या 90% गई, इशू ये नहीं है। इशू जो था वो मैंने बता दिया, और मलिक साहब अगर ये मेरा इंटरव्यू देख लेंगे तो वो पूरी अपनी वाकई हम forward करने की लीगल कोशिश करेंगे, मलिक साहब तक पहुंचाएं ये बातें। हाँ लीगल टीम को बुला लेंगे, हाँ, कहेंगे कि भाई, और कहेंगे कि आप जज साहब को ये तो बताएं कि ये मेरी जो 20,000 एकड़ ज़मीन जो आपने मुझे दी है 4 खरब 60 अरब रुपए में, ये आज इसकी 8 खरब की वैल्यू है मेरी। ऐसे ही है। तो ये तो आपने प्लेज कर रखी है ना, मैं पैसे अगर नहीं दूंगा या नहीं दे रहा तो भाई इस ज़मीन को आप अपने नाम करा लें, सही। पैसे तो मुझे देने हैं और मैं दूंगा। अब हालात ये है कि एक चीज़ 5 करोड़ की है, आज 3 करोड़ में कोई लेने के लिए तैयार नहीं दरमियान में है, आपने तो ये लिटाया थोड़ी हुआ है है, कि बहरिया टाउन की है, बिल्कुल। इसके बाहर भी है। अब आप इस पे आ जाएं कि बहरिया टाउन में पहले 2 लाख रुपए गज बंगला मिलता था, बिल्कुल। आज 50,000 में मिल रहा है। 50,000 का फ्लैट मिलता था, आज 15,000 में मिल रहा है। क्यों? रेट कम नहीं हुआ, वो यूटिलिटीज़ जो हैं, वो यूटिलिटीज़ वो प्राइवेट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। बिजली, पानी, सेवरेज प्राइवेट कर रहे हैं। उसका अमाउंट कुछ और होता है, गवर्नमेंट का अमाउंट सब्सिडी मिलती है,
वो ज़मीन बेच के उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आते हैं। तो भाई प्राइवेट वाला आदमी अगर करोड़ रुपए लगाएगा, 10 करोड़ लगाएगा, 10 अरब लगाएगा, 10 उस पर 50% नहीं 5%, 10% प्रॉफिट होगा तो काम करेगा ना। एक तो टोटल कॉस्ट जो आएगी वो लेगा, उस पर अपनी सर्विसेज चार्जेस लेगा। और हकीकत बताऊं कि मलिक साहब यहाँ पे यूटिलिटीज़ पे कमा नहीं रहे, वो जितनी कीमत लगा रहे हैं और सर्विसेज चार्जेस ले रहे हैं। असल तो अल्लाह ताला ने उनको उस ज़मीन के जो ज़मीन दी थी भाई, वो जिन्ना एवेन्यू पे 500 गज का प्लॉट मेरे कज़न ने खुद ने 25 करोड़ का ख़रीदा। मेरा कज़न है, 14-15 पे लॉन्च किया हाँ था। माशाल्लाह, इमरान शेखानी मेरा छोटा भाई है, जी जी उसने वहाँ पे 16 प्रोजेक्ट किए हैं। सही। मुझे इल्म है, वो मुझे कहता था कि जुनैद भाई मैं ज़मीन यहाँ ख़रीद रहा हूँ, यहाँ काम कर रहा हूँ। हालांकि हमारे ख़ानदान में छोटा भी था माशाल्लाह। उसी से मैंने एक शोरूम लिया जिसमें इसका ऑफिस है। सही। उसने मुझे 5 करोड़ का दिया। ठीक 2 साल या 3 साल के बाद यही शोरूम इसने मुझसे 15 करोड़ रुपए का मांगा। सही। मैंने कहा नहीं यार, बस ये रेंट पे चला दो। तो उसके 5 लाख रुपए मुझे वो रेंट दे रहा है। मैंने भी वहाँ पे, मुझे भी इल्म है, मैं भी ये काम करता हूँ कि हाँ ये लीज नहीं है। मैं जिस दिन चाहूँगा तो ये मेरा जो ये 500 गज पे ये जो शोरूम है ना, इसकी लीज करवा लेंगे, इसकी मैं लीज करवा लूँगा। उसमें मुझे मलिक साहब की भी ज़रूरत नहीं है। उसी जज से। नहीं उसी जज से क्यों, कि मैं प्रे ऐसी बनाऊँगा कि वो कोर्ट आर्डर देने पे मजबूर होगी। भाई फैक्ट्स देखती है ना, बिल्कुल। कोर्ट क्या देखती है? एविडेंस एंड फैक्ट्स। ये नहीं है कि भाई ये अबू बकर शेखानी का रिश्तेदार है, या ये मलिक साहब का दोस्त है, या ये फलाने पॉलिटिकल का वो है, इस्टेब्लिशमेंट का आदमी है। ये नहीं, फैक्ट्स देखती है। बिल्कुल। कोर्ट से मैं कहता तो वो उसी चीज़, वही मेरी चीज़ रिलीज होती। अब आदमी इसको नज़ीर बना बना के वो करा ले तो वो अलग बात है। सर यही बात जुनैद भाई, माशाल्लाह ये जो इतना बड़ा आपके पास इल्म है और इतना एक्सपीरियंस है आपका, इसी के बेसिस पे आपने जो ये स्टेप लिया है जीआरबी का, जिसके आप चेयरमैन हैं, और आप लोगों को, अब आई होप कि लोगों को काफ़ी अंदाज़ा हो गया आपके पूरे इल्म से और उस एक्सपोजर से जो आपके पास मौजूद है, नॉलेज आपके पास मौजूद है ज़मीनों का और इन तमाम चीज़ों का, कि बहरिया के पास भी जो इतनी बड़ी टीम होने के बावजूद भी इतनी बड़ी मिस्टेक्स उसने की हैं वो आपके नॉलेज के अंदर है। अभी भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि ये जो सर्विसेज हैं अब आपने ओपन किए हैं उन लोगों के लिए भी, कि जो चाहते हैं कि बाहर ओवरसीज़ बैठे हुए हैं, या वो लोग चाहते हैं कि कराची में या हैदराबाद में किसी भी जगह पे वो एकड़ों में जगह चाहते हैं, ओपन लैंड चाहते हैं लेना, और उनको वहाँ पे आपकी कंसल्टेंसी चाहिए, आपसे वो मिलना चाहें, मुलाकात करना चाहें, तो क्या क्या सर्विसेज हैं जो आप उनके साथ लेकर चल सकते हैं ज़मीन को लेके? मैं जीआरबी का जिस प्लेटफार्म का मैं चेयरमैन हूँ, यूट्यूब पे मेरे वेबसाइट भी है, ईमेल एड्रेस भी है, सब चीज़ें स्क्रीन पे, मोबाइल नंबर भी है। आप उधर मेरे से रब्ता कर सकते हैं, मुझसे एडवाइस ले सकते हैं। जो मेरी कंसल्टेंसी फ़ी होगी वो भी मैं बता दूंगा। जो ख़ास मुझसे मिलना चाहे तो वो एक दिन मुकर्रर कर लूँगा। मैं उस बंदे से रूबरू भी मिल लूँगा। ठीक है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि स्कीम के अंदर लेने की ज़मीन के फ़वाइद क्या है और आउट ऑफ स्कीम ज़मीन लेने के नुकसानात क्या है। मलिक साहब ने आउट ऑफ स्कीम नहीं ली थी ज़मीन, स्कीम में ली थी, मगर क्योंकि हालात और वाक़यात और चीज़ों ने इनको आउट ऑफ स्कीम कर दिया। उस आउट ऑफ स्कीम को मलिक साहब को फिर 2 हाथों से सलाम है कि इन्होंने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आए, तो वो अपनी जेब से नहीं देंगे, उनको कोई गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं दे रही। उन्होंने कोई खुदा ना खास्ता अगर 25 करोड़ रुपए का 500 गज का प्लॉट बना रहे हैं, तो उन्होंने 400 गज का, जहाँ पे एमडीए के अंदर 30 फुट का रोड होता है, उस जगह पे उन्होंने 150 फुट का रोड अपनी ज़मीन पे लगाया है। बिल्कुल छोड़ी हुई जगह। आप बात समझे? वो ज़मीन देखा जाए, अगर एमडीए ये क्लेम करती है कि भाई ये स्कीम हमारी है, आपके पास स्कीम कहाँ से है? मलिक उस 4 दे में आपको ज़मीन ही मिली है टोटल 5000 एकड़, बिल्कुल, और आप मलिक साहब से ओडीसी का तकाजा कर रहे हैं 17000 एकड़ का। दिस इज रॉन्ग।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। मगर अच्छा, सर, ये इसके टेक्निकल चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं हैं जिसको जो कि सब चीज़ें मेरे से ज़्यादा उनके पास है। सैटेलाइट सर्वे, ये पाकिस्तान सर्वे, सब चीज़ें हैं, मगर उसको सीक्वेंस मैकेनिज्म से, क्या बोला, सीक्वेंस मैकेनिज्म से हाँ, इसकी प्रे कैसे बनानी है, हाँ, इस पे एनेक्चर कैसे लगाने हैं, ये किसी को नहीं आता। ये गुर मेरे उस्ताद हैं हमारे बैरिस्टर फ़रूक नसीम साहब। मैं बड़ी दिल की गहराइयों से उनकी इज़्ज़त करता हूँ। बड़े लोग हैं भाई। मेरी उम्र में तो वो छोटे हैं, मगर मर्तबे में बहुत बड़े हैं, इज़्ज़त में बहुत बड़े हैं। मैं इनका 7-8 साल एसोसिएट्स रहा, फिर वो मिनिस्टर बनने के बाद मैं उनको खैरबाद कह चुका, मगर क्योंकि अब ये दोबारा भी आ गए हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं किसी और कामों में मसरूफ़ हो गया हूँ। सही। तो अल्लाह ताला उनको, ये सब चीज़ें मैंने उनसे सीखी है, उन्होंने मुझे बताई है। वरना मैं बहुत ही एग्रेसिव, जज्बाती, टेम्परामेंट लूज़ करने वाला बंदा था, मगर उन्होंने, मैं उनके साथ रहा तो मैंने बहुत सारी चीज़ें उनसे भी सीखी है। तो सर, हमने आपसे बहुत कुछ सीखते हैं, बड़े भाइयों की तरह बस आप वो ऐसे ही शफ़क़त होता है करते कि हैं मैं हमारे ऊपर। आप मुझे उस्ताद कहेंगे तो मेरे उस्ताद, तो मैंने आपसे कहा कि एक बिल्डर में आगा बदर साहब है, सही। और कानूनी फारूक नसीम साहब हो फ़रूक गए। नसीम, बैरिस्टर फ़रूक नसीम साहब हैं, और अच्छे दोस्तों में हमारे नासिर शाह साहब हैं, गवर्नर डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब हैं, शाहजर समून साहब इस दुनिया से चले गए, अमीरज़ादा क्वाडी साहब चले गए, सही। बहुत सारे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स थे जो हमारे साथ थे, वो चले गए। बस सर, लेकिन सर ये है कि जो इल्म आपने लिया और जो आपने उसको सच्चाई के साथ लोगों तक पहुंचाना और लोगों की भलाई करना, अब जिस तरह से कोई लोग जो है वो इसको ज़्यादा मुश्किल समझते हैं कि हम इस सोसाइटी के काम में आएँ या कोई बिज़नेस लॉन्च या कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जितना आपके पास माशाल्लाह नॉलेज है और जिस तरह आप सीधे तरीके के साथ चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, कोई गलत काम आप होने भी नहीं देंगे, आई एम श्योर। बिल्कुल नहीं। तो ज़मीन की एक्वायर करने से लेके उसके तमाम मसाइल, उसको जो भी उस ज़मीन की उसके ऊपर किसी किस्म की लिटिगेशन हो या NOCs भी मुख्तलिफ़ किस्म के, ये तमाम भी आपकी एक्सपर्टीज़ में शामिल हैं चीज़ें। मैं इस प्लेटफार्म से आबाद के नए चेयरमैन आसिफ समसम साहब को पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत ही कम उम्री में इन्होंने बड़ी जुस्तजू की और ग्रास रूट से आज इस मुकाम पे ये पहुँचे हैं, जो कि हमारी मेमन बिरादरी को ही नहीं, कराची की शहरियों को भी फ़ख्र है कि वो कराची चैम्बर के, FPCCI के, रोटरी क्लब के, आबाद KCCI के, में हर जगह पे मौजूद। अच्छे ओहदे पे रिस्पेक्टेबल तरीके से, बहुत स्पीकिंग पावर है, एजुकेटेड है, ज़हीन है, एक्सपोजर है, इनका विज़न है, इनके IQ है, कॉन्फिडेंस है, मगर ज़रूरी नहीं है कि हर शख्स हर चीज़ जानता हो। इस प्लेटफार्म से मैं चेयरमैन आबाद आसिफ समसम साहब को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि वो सब चीज़ों को छोड़कर सबसे पहले एक काम करें कि जितनी भी अथॉरिटी के अंदर लेआउट अप्रूव्ड हुए हैं और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से NOCयाँ हुई हैं, वो आबाद के पोर्टल पे, वेबसाइट पे मौजूद होनी चाहिए, जिससे, और ये आम पब्लिक के लिए इसका एक्सेस होना चाहिए कि अगर वो किसी प्रोजेक्ट में जाता है तो उसे इल्म हो कि लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी का ये कहता है बिल्डर के ये प्रोजेक्ट है, ये है, आया इसका लेआउट अप्रूव्ड है, स्कीम में है या स्कीम के बाहर है। ठीक है। स्कीम में होता तो लिखा जाता है स्कीम 42, जी। और स्कीम के बाहर होगा तो स्कीम नहीं लिखा नहीं लिखा जाता। जाएगा। तो स्कीम के अंदर है और ये इसकी लेआउट अप्रूव्ड है और इसकी NOC है, तो हमें क्लाइंट को ये बताने की हमें ज़रूरत नहीं है कि ये प्रोजेक्ट सही है और ये गलत ठीक है। है। दूसरा इनको ये मशवरा दूंगा कि ये इनकी भी वेबसाइट पे कि LDA, MDA, SDA, HDA, इनकी वेबसाइट पे भी Day 1 से, जब से LDA, MDA, KDA, HDA, SDA बना है, जब से लेकर अब तक जितनी भी NOCs स्कीम के अंदर लेआउट अप्रूव्ड हुए, स्कीम के अंदर वो
स्कीम के अंदर के लेआउट अप्रूव्ड की अलग एक लिस्ट हो और स्कीम के बाहर की अलग लिस्ट हो। ठीक है। इसी तरीके से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के भी वेबसाइट पे ये चीज़ होनी चाहिए कि हमने इन चीज़ों की इतने इतने एकड़ की एनओसी दी है। बिल्कुल सही है। तो ये स्कीम के अंदर होगी तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा। और जो स्कीम के बाहर कराची में टोटल 8.5 लाख एकड़ ज़मीन है। ठीक है। मैंने पहले भी अर्ज किया था 4 लाख एकड़ ज़मीन प्राइवेट लैंड है, 4.5 लाख एकड़ ज़मीन इन 93 दे में गवर्नमेंट लैंड है। ना क्लास ना कबूल। ठीक। स्कीम के बाहर जितने भी लेआउट अप्रूव्ड हुए हैं उन सब को सिंध गवर्नमेंट से नोटिफाइड कराने की जुस्तजू करे, डिमांड करे और ओडीसी का आज का रेट के हिसाब से उसको फिक्स कराएं। मसलन जैसे अल्लाह पाई है, शाहीशिप है, मय्यो है, नाराथर है, कोंकर है, शाह मुरीद है। इसमें प्राइवेट आदमियों ने सर्वे लैंड लेके एज इट इस जगह पे डीसी से लेआउट फॉरवर्ड भी कराया और एमडीए से लेआउट अप्रूव भी कराया और सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी से एनओसी भी ली। जस्ट लाइक आप समझ ले भेरिया टाउन की तरह। मगर आज 3 साल का प्रोजेक्ट था या 5 साल का था, आज 10 साल भी हो गए, 20 साल भी हो गए, 25, 30 साल के प्रोजेक्ट भी अपनी जगह पे ऐसे के ऐसे ही मौजूद है। तो उनको ज़िंदा करने के लिए मैं चेयरमैन आबाद के आसिफ समसम साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो आउट ऑफ स्कीम दे की लिस्ट इन अथॉरिटी से ली जाए कि किन किन जगहों पे किन किन देह में। सर ये अथॉरिटीज़ ने खुद अपनी वेबसाइट पे लगाई दी है? नहीं लगाई। वो नहीं लगा, वो लगानी चाहिए। और उसके बाद जो अलॉटीज़ हैं उनको भी मालूम हो जाएगा कि हमें ओडीसी के पैसे देने हैं, बिल्डर को ना दें। अथॉरिटी खुद के ओडीसी हमें आप जमा कराएं। अच्छा, ये है कानून कि आप डायरेक्ट? कानून तो भाई बनाया जाता है ना। कानून बना हुआ नहीं होता, कानून बनाया जाता है। कोई हदीस कुरान में तो हम चेंजिंग नहीं कर सकते, मगर अपना जो कानून है, मतलब जिस वक्त बिल्डर डेवलपमेंट चार्जेस मांगे तो वो उसे कह सकते हैं उसे कह सकते हैं, या वो बिल्डर डेवलपर एस्क्रो अकाउंट कर दे उस अथॉरिटी के साथ कि देखो भाई इतने पैसे आए हैं, ये पैसे यहीं लगने चाहिए। ठीक है। तो जो 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल से जिनको प्लॉट अलॉट नहीं हुए तो वो कम से कम प्लॉट उनको मिलेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, यूटिलिटीज़ आएगी। वरना हर कोई मलिक रियाज तो नहीं। अभी तक तो मलिक रियाज 100 साल पहले भी कोई मलिक रियाज नहीं था और आने वाले 100 साल में भी मलिक रियाज कोई पैदा नहीं होगा। तो भाई ये आप काम कर लें तो अलॉटीज़ को फ़ायदा होगा। अब जो समंदर पार पाकिस्तानी हैं उनको ये अवेयरनेस नहीं है कि ये जो बिल्डर है ये अनाउंस कर रहा है प्लॉट का, फ्लैट का, बंगले का, ये आउट ऑफ स्कीम है या इन ऑफ स्कीम है। ठीक है। मेरे ख्याल में आउट ऑफ स्कीम जो हो गई वो हो गई, और फिलहाल अथॉरिटी को यानी डिपार्टमेंट को, डीसी को उसका फॉरवर्ड ना करें, उसका लेआउट एमडी अप्रूव ना करें। जो पहले है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसको नोटिफाइड करके अथॉरिटीज को दें। उसके बाद उस नोटिफाइड के अंदर जो सर्वे लैंड आती है जो ओडीसी वो डिपार्टमेंट को दे तो डेवलपमेंट भी शुरू हो। डेवलपमेंट शुरू हो। अब केडीए के तब पैसे नहीं है। किसके नहीं है? डेवलपमेंट के पैसे नहीं। अरे डेवलपमेंट तो बाद में आता है भाई। वो जो नौकरी करते हैं केडीए में, सर्विसेज करते हैं डीजी से लेके प्यून तक, अच्छा, उनके लिए सैलरीज के लिए पैसे नहीं है। एमडीए में नहीं है, अच्छा, एलडीए में नहीं है, एचडीए में नहीं है, एचडीए में नहीं है। तो ये पैसे इन तमाम डीजी को चाहिए कि वो भी आबाद का चेयरमैन का साथ दें और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और गवर्नमेंट ऑफ सिंध से ये कहें कि आउट ऑफ स्कीम जो भी हमने लेआउट अप्रूव कर दिए हैं, अब कैंसिल तो नहीं हो सकते, बुकिंग हो गई है, मज़ीद ना हो टिल जब तक ये जितनी भी 93 डे में आउट ऑफ स्कीम जो दे में जो लेआउट अप्रूव हुए हैं
उसको नोटिफाइड करके उसका रोड कॉन्सेप्ट बना के उसका लैंड यूज बना के इनसे ओडीसी लेके और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू कर दें भाई, बिजली का, पानी का, गैस का, सेवरेज का, और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट का, ये सब चीज़ें। और कराची वैसे ही 70% हो सकता है फिर 100% भी कराची टैक्स अदा करें। इंशाल्लाह। हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए थे आज थोड़े से पहले जी। कराची में, आए तो मालूम नहीं पड़ा, गए तो पता नहीं पड़ा, मगर डॉलर 15 दिन के अंदर 20 रुपये नीचे आ गया। तो इतनी ताकत है इस छड़ी में है, खाली उन्होंने ऐसे ही किया था बस, और 20 रुपये नीचे आ गया। तो मैं नहीं समझता कि ये अथॉरिटीज को, यही छड़ी जो है इस पे भी चले, जमीनों पे भी चले, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पे चले, अथॉरिटियों पे नहीं रेवेन्यू पे क्यों चले यार, ऐसा ना करे ना हाँ। क्यों चले। अच्छा, मतलब आके कहें कि भाई ये इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए पब्लिक के लिए। ठीक है। ये जो नहीं आया इसका कारण क्या है, तो जो मैंने बताया है ये कारण है इसका। ये कारण है कि नोटिफाइड कर दो भाई, इस पे रोड कॉन्सेप्ट बन जाएगा, लैंड यूज बन जाएगा, ओडीसी ले लेंगे। ये जो पब्लिक बेचारी अपना ख्वाब देख रही है फ्लैट का, बंगले का, घर का, मर जाते हैं बेचारे, या वो जमा पूंजी अपनी बेटी की शादी के लिए, बेटी के पढ़ाई के लिए रखे हैं, वो मर जाते हैं। और वो बेचारा जो रिक्शे वाला है वो रिक्शे वाला है, जो पेंटर है वो पेंटर है, जो डेंटर है वो डेंटर है, जो बावर्ची है वो बावर्ची है, जो क्लर्क है वो क्लर्क है। तो कहने का मतलब है कि आप बनीनो इंसान के लिए काम करेंगे तो अल्लाह मियाँ उसका अजर देगा। और अल्लाह सबको चले जाना है, मुझे भी चले जाना है, आपको भी चला जाना है। बिल्कुल। तो मैंने किसी की मुखालफत में नहीं हूँ, या मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ, ना मैं किसी इस्टेब्लिशमेंट का आदमी हूँ, ना मैं किसी सिस्टम का आदमी हूँ। ताल्लुका सबसे है, सबके पास अलल ऐलान बैठता हूँ, बात करता हूँ। अमीरज़ादा क्वाटी साहब के लिए वो कहते थे कि भाई ये मैंने उनके साथ, मैं लीगल एडवाइज़र था एमडीए का, मैंने काम किया। क्योंकि तो भाई वो डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब मुत्तहदा के हैं, मैं गया तो मैं तो मेहमान हूँ, मुझे तो कभी भी इनसे डर खौफ नहीं हुआ, और उन्होंने कोई गलत बात करी नहीं। और जो मैंने बात उनसे कही कि सर ये सही है, तो वो हाउसिंग के जब मिनिस्टर थे तो वो जानते भी थे, और मेरी बताई हुई चीज़ों पे उन्होंने एमडीए का जो नक्शा है, स्कीम 45, स्कीम 45 तेसर टाउन, जी, वो डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब के अम्ब्रेला के नीचे वो कॉन्सेप्ट लैंड यूज बना है, जहाँ कब्जा था, जहाँ पे वो था। ये सब चीज़ें ऐसा केडीए की स्कीम या एमडीए की अपनी स्कीम, सिर्फ यही एक नक्शा है जो कि प्रॉपर है। अगर उस स्कीम 45 तेसर टाउन को फॉलो कर ले, इसी तरीके से ये 42 का भी होना चाहिए, 41 का भी होना चाहिए, 43 का भी होना चाहिए, यानी 42 हॉक्स में, 43 हल्कानी टाउन, 41 सुरजानी टाउन, 45 तेसर टाउन, स्कीम 33 गुलजार हिजरी, स्कीम 36 गुलिस्तान जोर, स्कीम 24 गुलशन इकबाल, वहाँ मलिर हाउसिंग स्कीम फेज़ स्कीम 1, और वो जो शाह लतीफ़ टाउन है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्कीमें हैं, उसको सही कर ले तो वाह वाह, बिल्कुल। देखिए आप, पब्लिक को फ़ायदा होगा, बिल्डर डेवलपर तो होगा मगर पब्लिक को बहुत फ़ायदा होगा। तो हमारे आर्मी चीफ साहब से रिक्वेस्ट है कि वो जो अभी सीएम साहब हमारे हैं, वो जस्टिस भी हैं बाकर साहब, उन्होंने अभी एक, मैं फेसबुक पे देख रहा था कि कोई कंप्लेन हो, कोई डिपार्टमेंट लेट करता तो ये नंबर है, आप रुजू करें। तो वो भी अपने हिसाब से बहुत अच्छा माशाल्लाह काम कर रहे हैं। अच्छा जब भाई ये बताएं कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो जब कोई ज़मीन नोटिफाइड कर देता है तो उसके बाद भी वो उस हदूद के अंदर उस जुरिसडिक्शन में वो मज़ीद कोई लैंड एलोकेट कर सकता है कुछ और? नहीं, जो ज़मीन जैसे नागन, मुखी, बुजारबुटी, तेसर, ये नोटिफाइड सिंध गवर्नमेंट ने किया, ठीक है,
उसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ज़मीन दे दी। ठीक है। इसके बराबर में 41 है, सुरजानी पूरा दे, आधा जाम चाकरो मईयो का थोड़ा, ये नोटिफाइड किया। हाँ। इसी तरीके से 43 हल्कानी टाउन है, उसको नोटिफाइड तो किया मगर रोड कॉन्सेप्ट नहीं बनाया, ठीक क्योंकि है। वहाँ पे गवर्नमेंट लैंड ज़्यादा नहीं थी, प्राइवेट लैंड थी। ठीक है। तो वो एज इट इज़ है, वो भी आबाद के चेयरमैन को चाहिए कि उसका रोड कॉन्सेप्ट बना के लैंड यूज़ भी बनाए। और वहाँ पे भी 15-16 नहीं 25-30 प्रोजेक्ट आए हैं, तो वहाँ से भी LD ODC ले सकता है। ठीक है। और इसी तरीके से लाल बखर और मौच में जैसे LDA को ज़मीन मिली है, नोटिफाइड हुआ और लैंड यूज़ बना, उसके बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कोई भी ज़मीन जब सर्वे करके वो चीज़ें उसको दे दी और नोटिफाइड करके दे दी, तो वो अलॉट कर ही नहीं सकता, वो एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट कर ही नहीं सकता। इसलिए कि जब रोड में बन जाता है, रोड कॉन्सेप्ट प्लान बन जाता है और लैंड यूज़ बन जाता है और उस पर दस्तखत हो जाते हैं। ठीक है। जैसे में जब लैंड यूज़ बन गया तो एमिनिटी भी आया, कमर्शियल भी आया। ये अब किसी सेक्टर भाई सुरजानी का कोई सेक्टर है 5, 3 ठीक है। या 4 सेक्टर है ना, जी, बिल्कुल। अब वहाँ पे FL उन्होंने FL बनाई, कोई कमर्शियल जी, जी। एक्टिविटीज़ के लिए कमर्शियल कोई प्लॉट वो जगह बनाई या कोई एमिनिटी है, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उस जगह उस यानी दे सुरजानी में या दे जाम चाकरों में अलाट नहीं कर सकता, इसलिए कि उसका लैंड यूज़ बन गया, कॉन्सेप्ट प्लान बन गया और उस इंफ्रास्ट्रक्चर सब आने के लिए सब चीज़ें हो गई। बहुत ही कोई चीज़ हो तो वो अथॉरिटी के DG से राब्ता करेगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सीनियर मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कि यहाँ पे मैं ये ज़मीन अलाट कर रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट प्लान बन गया है, जो लैंड यूज़ बन गया है, तो इट इज़ पॉसिबल कि ये ज़मीन में यहाँ अलाट कर सकता हूँ। ठीक है। चेंजेस के लिए नोटिफाई करने के बाद वो चेंजेस के लिए पहले उससे पूछेगा ठीक है। तो वो भी GB में जाएगा कि आया भाई बोर्ड ऑफ रेवेन्यू किसी मजबूरी के तहत गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट हो, ना कि प्राइवेट। अच्छा, सही है। कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट हो कि के इलेक्ट्रिक के लिए, कोई यूनिवर्सिटी के लिए, कोई मतलब कोई पुल बनाने के लिए, कोई ऐसी चीज़ करने के लिए जो गवर्नमेंट के लिए, तो वो भी बाउंड है कि वो अपनी GB से अप्रूव कराने के बाद उसको रिवाइज करेगा, उस लेआउट को, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट प्लान को, लैंड यूज को क्या करेगा, रिवाइज करेगा, ना कि वो पार्ट प्लान बना के वो चेंज कर दे। अमेंडमेंट नहीं कर सकता वैसे वो। ठीक है। पार्ट प्लान बना के देगा तो असली तो अपनी जगह पे पार्ट प्लान बनाता जाए। तो इसी तरीके से तो पूरी सुरजानी पार्ट प्लान बन जाए, स्कीम 45 का पार्ट प्लान बन जाए। भाई बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ज़मीन है, तो फिर जब पार्ट प्लान और ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करेगा, तो जो PC1 या PC2 बना है इंफ्रास्ट्रक्चर का यूटिलिटी लाने का, तो वो तो कभी भी नहीं होगा, इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेगा। ठीक है। इम्प्लीमेंट भी नहीं हो सकेगा और देगा भी नहीं। और क्यों कर देगा? वो प्राइवेट आदमी कहेगा कि मैं किस चीज़ की ODC दूँ, मैं किस चीज़ का वो दूँ, कहेगा भाई मुझे मेरे को स्कीम से बाहर कर दो। वो ना पार्ट प्लान को मानेगा ना वो स्कीम को मानेगा। तो आबाद के चेयरमैन साहब को ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि जो प्रोजेक्ट बिल्डर कर रहा है और जिस चीज़ की वो शिकायत कर रहा है, तो आया आबाद का चेयरमैन अपना एक लैंड का वकील रखे जो उससे फीस दिलवाए उस बिल्डर से, बिल्कुल। और कहे कि इसका ओपिनियन दो। बिल्कुल सही। उस ओपिनियन को लेके वो सीनियर मेंबर है, LU है या इलाके का DC है, इलाके का मुख्तियारकार है, इलाके का SSP है। अब मसले ये लोग हल करते हैं, इंक्रोचमेंट वाले हैं, जी। ये भागते हैं DG रेंजर्स के पास, ये भागते हैं कोर कमांडर के पास, ये भागते हैं ISI के पास, ये भागते हैं। भाई इनका काम थोड़ी है, ये थोड़ी समझेंगे कि ये चीज़ क्या है। उनका काम लाइन आर्डर का है। अगर कोई कब्ज़ा हो गया है और लाइन आर्डर का मसला हो गया है, तो वहाँ का SSP मुंतलका SHO वो DG का कोई
राब्ता है तो उस राब्ता करके रेंजर्स को बुला सकता है। बिल्कुल सही। उसमें कोर कमांडर या आईएसआई या एमआई या डीजी रेंजर्स क्या करेगा? तो ये सारी चीज़ें जो यानी जो कंसर्न हाँ, जो मुतल्लिका जो जो लोग डिपार्टमेंट हैं, है वो ये है। तो पहले तो ये देखें कि कानूनी तौर पे जो चीज़ ए टू जेड हो चुकी, तो फिर ये ए से कोई शुरू कर रहा है, कोई एल से, कोई बी से, कैसे, किसके कहने पे वो वायलेंस उस जब भी प्रोविंस का जो मसला होता है ये, तो वो एंटी करप्शन का चेयरमैन उसको देखता है। बहुत 50 करोड़ से ऊपर हो जो आजकल कानून में जी अमेंडमेंट हुई नेब के, तो वो ऊपर तो वो नेब देखता से है। पता चल जाएगा। नेब के अंदर भी एक बंदा या एक बंदा ऐसा होना चाहिए रेवेन्यू का जो इन सब चीज़ों से आगाह हो, उसको आईओ को ये बताएं कि ये सवालात बनते हैं इसमें, कि भाई आया ये सुरजानी मैयो जाम चाकरो ये ज़मीन इनको दी, अच्छा फिर नोटिफाइड हुआ, हाँ फिर कॉन्सेप्ट प्लान बना, लैंड यूज बना, हाँ इसके बाद क्या हुआ, ये हुआ, तो ये ये सही है या गलत है? वो बोलेगा गलत है। अच्छा गलत किसने किया? ये किया। बिल्कुल सही। सवाल करने आने चाहिए असल में। सवाल करने आने आने चाहिए। चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि जो ज़मीन बिल्डर डेवलपर खरीदता है उसे मालूम ही नहीं है कि मुझे सवाल क्या करना है, कागज़ क्या मांगना ये है, अलमिया हर जगह पर कागज़ देखना क्या है। मैं तो ये वकील हजरात से भी कहूँगा, चंद वकील होंगे जो गा गा के गवैया तो हो ही जाता है, जैसे मैं हो गया। मैं वकील भी हूँ, मेरा तो काम नहीं था ये, सही। मगर मैंने इतनी स्टडी की, इतनी मैंने इसके अंदर वो चीज़ें ढूंढी लगा करी, दिया आपने। ग्रॉस रूट पे गया, तो ये सब चीज़ें से मैं इल्म से मैं आगाह हुआ। और दूसरी बात मैं आपको एक बात बता दूं कि माशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम करके रखा है और किया भी है कि पूरा कराची कैमिल का मतलब है कैमिल मैप है, यानी गूगल पे आप वो डालें दे तेसर दे कोंकर तो वो गूगल पे आता है। बिल्कुल। तो वो नंबर होते हैं, उस नंबर को वो टच करता है तो वो बताता है ये सर्वे नंबर है, ये एरिया है, ये तालका ये है, डिस्ट्रिक्ट ये है, ये सब चीज़ें बताता है। बिल्कुल। फिर उन्होंने अपने ये कैमिल मैप बनाए, फिर सैटेलाइट मैप भी इन्होंने बनाए। बिल्कुल सही। और ये जो केस हुआ था बहरिया का, जी। सो मोटो एक्शन हुआ था, उसके अंदर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अपने कराची के तमाम देहों का जी बिल्कुल। वो बुक्स जमा कराई है। कोई भी वकील के थ्रू या पर्सनल सेटिस्फाई कॉपी लेके वो नक्शे ले सकता है। उस नक्शे के अलावा कोई ज़मीन है, कोई चीज़ है, तो आपको पता पड़ जाएगा कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने तो वैसे ही यहाँ जमा कराया है। अगर कोई चीज़ आदमी बेचने आता है या लेआउट कोई फॉरवर्ड होता है, एमडीए केडीए लेआउट अप्रूव करती है एसडीए या सिंध बिल्डिंग एनओसी देती है, तो कोई भी आदमी उसको जाके वहाँ चैलेंज पे कर सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मगर बशर्ते के पता हो कि नहीं वेबसाइट पे हो, हाँ हाँ आबाद की वेबसाइट पे हो, केडीए एमडीए एलडीए एसडीए की वेबसाइट पे हो, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की वेबसाइट पे हो, और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी अपने वेबसाइट में इन अथॉरिटियों को जो लैंड दी है उसका बाकायदा स्केच वहाँ पे लगाए कि हाँ यार ये ज़मीन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ये वाली दी है, इस पे अथॉरिटी ने प्लानिंग की है, बिल्कुल सही। और बगैर अगर उसकी है तो नहीं है, जाली है, 2 नंबर है। अब जैसे मैं आपको एक छोटा वाकया बताऊं, वाकया क्या बताऊं, मतलब ये हकीकत है कि साइड इंडस्ट्रियल नूरियाबाद को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने दी पहले 3000 एकड़, ठीक है। हैंडिंग ओवर टेकिंग, और थोड़े एक ने मैंने 2000 एकड़ और दे दी। अब उन्होंने क्या किया, 5000 हुई, उन्होंने सीधा करने के लिए ओवरलैपिंग कर ली, 700-800 एकड़ अपनी उसमें ले ली, प्राइवेट लैंड को प्लाटिंग करके बेच दिया। अब बेचारा वो एक 10 साल से घूम रहा है, एक 15 साल से घूम रहा है, एक 20 साल से घूम रहा है, कहता आप सर्वे सेटलमेंट से पूछ के आओ, फिर वो कहता है अच्छा डीसी जामशोरों के पास जाओ, वो कहता है अच्छा आप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास जाओ, वो कहता है कि भाई हमने तो इनको ज़मीन साइड वाले को ये दी है, आप एमडी साइड के पास जाओ।
तो 16 साल से, 20 साल से, 15 साल से लोग परेशान है इस चीज़ को। उस स्कीम के अंदर, भाई पहले तो ये था ना कि भले ठीक है उसने ओवरलैपिंग करके, तो उसको जैसे एक्ट है, एमडी एक्ट है, तो ये साइट का भी ऐसा ही एक्ट है, नहीं है तो बना लें कि भाई जिनके सर्वे लैंड को हमने ले लिया है तो उसके बदले हम उसको फाइलें दे दें, ठीक है। या एडजस्टमेंट या रीएडजस्टमेंट करके कर ये ज़मीन दे दें। शाह साहब, जितनी मेरे को समझ थी या जितने मेरे जहन में, आपके जहन में सवालात थे, और मैं जिसका जवाब मैं दे चुका हूँ और दे रहा हूँ, तो नेक्स्ट टाइम भी इंशाल्लाह कोई ऐसी बात हो तो मैं भाई, हाजिर हम हूँ। पूरी को बहुत और शुक्रिया आपका, आपने टाइम आखिरी में मैं थोड़ी सी ये बात करूँ कि मैं अभी भी लैंड कंसल्टेंसी भी करता हूँ कि अगर किसी को लैंड परचेज करनी है, या उसका लेआउट बनाना है, या डीसी से फॉरवर्ड कराना है, या अथॉरिटी से लेआउट अप्रूव कराना है, एनओसी लेना है, उसके अंदर मैं कंसल्टेंसी दे सकता हूँ, उसकी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। 2 चीज़ें होंगी, एक कंसल्टेंसी, उसकी मैं फ़ीस ले लूँगा। आप कहेंगे नहीं आप खुद करवा के दें सब कुछ, आप ये सब चीज़ें करें, तो उसकी मैं अलग फ़ीस होगी मेरी, सही है। और फिर जाके उसको ये हो एहसास होगा कि भाई इसने ये मशवरा दिया था, ये चीज़ की थी, सही की थी। तो मेरी JBR पे हर चीज़ मौजूद है। बिल्कुल सही, इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह ताला मैं हाजिर हूँ। बहुत शुक्रिया आपका कि बहुत आपने बहुत शुक्रिया अजदत भाई, आपने मौका दिया। इंशाल्लाह आपसे मुस्तक़बिल में भी ऐसी चीज़ें चलेंगी। हम कोशिश करेंगे कि महीने में 1-2 नशिस्तें आपके साथ इस तरह ही करें ताकि लोगों तक चीज़ें पहुँचें। जुनैद भाई ने जो बात आखिर में की है वो ये है कि सब कुछ का निचोड़ ये है कि जो आपकी हार्ड अर्न मनी है उसको कैसे बचाया जा सके। पब्लिक जो अपने सपने देखती है वो नहीं टूटने चाहिए, और लोगों के पास वाक़तन घरों की शॉर्टेज है पाकिस्तान के अंदर। छत हर इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, उसको मिलनी चाहिए। हर बिल्डर का ये काम है, हर डेवलपर का ये काम है, और भी वो लोग जो एज अ इन्वेस्टर इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए कोई बैरियर नहीं है, कोई दरवाजे बंद नहीं है, वो आ सकते हैं। जुनैद शेखानी साहब जैसे लोग मौजूद हैं, इनसे रब्ता कर सकते हैं, इनसे बात की जा सकती है। आप ऑब्वियसली अगर आप एज ए इन्वेस्टर या डेवलपर आते हैं, बिल्डर आते हैं, तो आपके पास एक बड़ी रकम होती है जो आप लेकर आते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो वो किसी ऐसी गलत ज़मीन पर ना जाए, उसके कागजात सीधे हों, तमाम अथॉरिटीज़ से वो वेरीफाइड हो, उसके NOCs क्लियर हों, वो तमाम सर्विसेज, और फिर उसके बाद इवन उसकी मार्केटिंग और सेल्स तक की तमाम सर्विसेज जो हैं वो JRB के प्लेटफॉर्म से आपको मिल सकती हैं। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। कोई कमेंट हो तो प्लीज़ नीचे लिखिएगा, हम आपको जुनैद शेखानी साहब से कनेक्ट भी करवा देंगे। और अगर आपको इनकी सर्विसेज चाहिए हो तो आप JRB की वेबसाइट पे जा सकते हैं। वेबसाइट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, वहाँ जाके आप ईमेल कर सकते हैं जुनैद शेखानी साहब को, कोई अपनी क्यूरी फॉर्म भर सकते हैं और आपके साथ कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।